नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है तुम मेरी राखो लाज। प्रतीक्षा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चली थी। बरामदे में बैठे सब लोग ऊँघने लगे थे। तभी कॉरिडोर से आती भारी पदचाप सुनाई थी और सबके सब एकदम से सतर्क हो गए। यह अस्पताल की चिरपरिचित सिस्टर लोगों की सौम्य किंतु सदी हुई पदचाप नहीं थी, बल्कि पुलिस के जूतों की भारी भरकम आवाज थी। पुलिस का वो सिपाही हमारे सामने से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद लौटा तो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर शुक्ला भी उसके साथ में थे। होश में आ गई है शायद, एक सम्मिलित स्वर उभरा। संभवतः मैं उठ खड़ी हुई, पर मुझे इशारे से वहीं रोक दिया गया। मन मारकर मैं बैठ गई। अब सबकी चौकन्नी नजर मुझ पर ही थी। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन सब मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में मैं एक अभियोग की तरह उन्हें लग रही थी। उन घूरती हुई आंखों से बचने के लिए मैं बाहर लॉन में आकर बैठ गई। उस छोटे लॉन में कई लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी मुसीबत के मारे, सब अपनी अपनी चिंताओं में डूबे। मेरी ओर देखने को किसी के पास समय नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ जो औरत बैठी हुई है वो कल तक एक शहीद की माँ थी। पर आज मैं क्या हूँ, ये तो संध्या का बयान ही तय करेगा। उसके परिजन की आंखों में अगर अविश्वास, संशय या तिरस्कार है तो वो अस्वाभाविक नहीं। संध्या को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए अगर वे मुझे उत्तरदायी मान रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं था। सास बहू का रिश्ता विवादास्पद होता ही होता है। फिर एक युवा सुंदर विधवा बहू के साथ तो लोग सामान्य रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर बहू के नाम पर बैंक में एक मोटी रकम जमा हो तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। ऐसी बहू के प्रत्याहरण का मोह शायद बहुतेरी सासों को होता है, पर मुझे विश्वास था कि संध्या मुझ पर तोहमत नहीं लगाएगी। इतना बड़ा वो झूठ बोल ही नहीं सकती। उस सच से तो अच्छा है कि वो कोई झूठ ही बोल दे। मैं तो परमात्मा से प्रतिक्षण यही मना रही हूँ कि भले ही वो मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर सच ना बोले। कल सुबह से मैं यहाँ अस्पताल में बैठी हूँ। खबर पाते ही बम्बई से उसकी माँ और भाई तथा दिल्ली से उसकी बहन आ पहुंची। मेरी बेटी सविता भी लखनऊ से चल पड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बारी बारी से आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, चाय नाश्ते की पेशकश कर रहे हैं। पर सविता के पापा शर्मसार होकर घर में ऐसे दुबक गए हैं कि एक बार झांकने को भी नहीं आए। लोग समझ रहे हैं कि जवान बेटे की मृत्यु से वो इतना टूट गए कि अब एक नई त्रासदी का सामना करने में उनकी हिम्मत टूट गई है। घर में बैठकर वे सबकी सहानुभूति और आदर बटोर रहे हैं और सारी जद्दोजहद से गुजरती हुई मैं सबकी नफरत झेल रही हूँ। संदेह भरी नजरों से छलनी हो रही हूँ। इस हादसे के बाद मैंने प्राणपण से चाहा था कि संध्या अपने परिवार को वापस लौट जाए। मैंने बार बार ये संकेत दिया था कि हमें उसके रुपए पैसे से कोई मोह नहीं, वो सब कुछ अपने साथ ले जा सकती है। उसके वहां रहने पर भी इस घर पर, यहाँ की धन संपत्ति पर उसका हक बनेगा। अपना बुढ़ापा हम अकेले काट लेंगे, बस हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। इस जिम्मेदारी के चलते तो मैं बेटे के लिए रोना भी भूल गई थी। जब उन लोगों की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। सविता के साथ मैंने उसे पूरे दिन साजो सामान के साथ बम्बई भेज दिया। उसके बैंक खाते के तबादले की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन 15 दिन बाद वो बैरंग सामान की तरह घर लौट आई। साथ में उसकी माँ भी थी। समदिन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपका इतना बड़ा घर है, लड़की कहीं भी पड़ी रहेगी, आपकी सेवा करके जिंदगी गुजार देगी। यह घर तो उसी का है ना, जब चाहे आ जा सकती है। मैंने तो ऐसे ही उसे घूमने के लिए भेज दिया था। आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मैं जानती हूँ। घर की बात बाहर उछालनी नहीं चाहिए, पर आज तो अपनी है, आपसे क्या छिपाना। इसके पिता की मृत्यु के बाद उस घर में बहू का राज हो गया है। राज क्या, पूरा रावण राज है। हम माँ बेटी ने कैसे दिन गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। मैं जानती हूँ
कि हम कैसे वहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी, जल्दी शादी कर दी। सोचा था अपने घर में सुखी रहेगी, पर भाग में हो तब ना। उसकी शादी के खर्च को लेकर बहू जब तब ताने देती रहती है। अब अगर वो हमेशा के लिए आ गई तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। लेकिन वहां रहने की जरूरत ही क्या है, हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे। आप उसके साथ बनी रहिए, हमें भी फिक्र नहीं होगी। लेकिन मैं तो सब दिन बैठी नहीं रहूंगी उसके साथ। बहन, हम भी कोई अमर पट्टा लेकर तो आए नहीं हैं, जाना तो हमें भी है, और जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा है। पर जाने से पहले उसका ठिकाना करके जाना है। अच्छा घर वर देखकर उसकी शादी कर देनी है। इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी? तो बहन जी, ये काम भी आप ही कर सकती हैं। भाई साहब आपके साथ हैं, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं। इसके भाई भाभी में लालच आ गए तो वो दूसरी शादी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर इसके पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। आपको अपने बेटे पर जरा भी एतबार नहीं। बेटा तो अपना है, पर बहू तो पराए घर से आई है ना। बेटा भी अब उसी की आंख से देखता है, उसी के कान से सुनता है। अपना दिल दिमाग सब उसने बीबी के पास गिरवी रख छोड़ा है। इसके बाद कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। एक कोशिश मैंने की थी, उसकी डॉक्टर बहन के सामने भी प्रस्ताव रखा था। यो तो वो संध्या से 10 साल बड़ी थी, पर बहन ही होती है, कुछ तो लगाव तो होगा ही होगा। हमारी तुलना में तो वो ज्यादा अपनी होगी। हम लोगों के साथ कितना समय उसने बिताया था, कुल जमा 1.5 साल। उससे भी आधे दिन वो अपने पति के साथ या पीहर में रही थी। लेकिन उसकी बहन ने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बोली, आंटी जी, मैं डॉक्टर हूँ, दिन में 15 घंटे बाहर रहती हूँ, कभी कभार रात को भी जाना पड़ता है। इनका क्लिनिक घर पर ही है। कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मतलब वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। अब उसे कैसे समझाती कि इसी ऊंच नीच के डर से तो मैं भी डर रही हूँ, इसीलिए तो मैं चिरौरी कर रही हूँ कि इसे अपने साथ ले जाओ। कैसे कहती कि एक औरत, खासकर अकेली औरत, इतनी कमजोर होती है, और वो अपने पति के बारे में ये सब कहना अपने आप को गाली देने जैसा होता है। इसलिए तो सारी उम्र ऊंट सीकर इस दर्द को पीती रही हूँ। जानती हूँ कि जब पुरुष की नीयत खराब होती है तो जाति, उम्र, रिश्ते, सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। इसके चलते मैंने अपनी कितनी नौकरियों में भुगता है, मैं ही जानती हूँ। उसकी बहन ने अपने पति के बारे में सब बताते हुए कहा, रिश्ते की बहनों और नंदों को मैंने मजबूरन संभाल कर चौकीदारी करते हुए रखा है। पड़ोसियों से भी कभी दुआ सलाम के आगे संबंध नहीं बढ़ने दिए। पूरी जिंदगी बहुत चौकस रही हूँ, घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। पर अब मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। टूटा हुआ मन और थका हुआ शरीर लेकर मैं पराई लड़की की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? मेरा मन उसी दिन कांप गया था जब शोक से बेहाल संध्या को इन्होंने अंक में भर लिया था। दुख की उस कातर घड़ी में सोचने समझने की शक्ति मेरी लुप्त हो गई थी। फिर भी वो दृश्य मेरे अवचेतन में उतर गया था। अपनी सूजी हुई आंखें लेकर सविता ने उसी क्षण मेरी ओर देखा था। पल भर को हमारी नजरें मिली थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर संध्या को गले लगा लिया था। बेचारी लड़की अपने पापा के चरित्र के इस पहलू को जानती थी, इसलिए अतिरिक्त रूप से सजग रहती थी। लू पार्टियों में जब उसके पापा बहुत ज्यादा शामिल होने लगते तो वो विस्तरणा से मुंह फेर लेती थी। पापा अगर उसकी सहेलियों की चोटी खींचते, पीठ पर धौल जमाते या गाल में चिकोटी लेते तो उसका चेहरा तमतमा जाता था। मुझसे अक्सर कहती, मम्मा स्कूल में आप ही आया करो, पापा बिना बात में मैम की साड़ी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैंने कितनी बार कहा है, हम लोग अंग्रेज नहीं, हमारे यहाँ किसी महिला के कपड़ों की तारीफ करना, हेयर स्टाइल या चूड़ी बिंदी पर कमेंट करना अच्छा नहीं होता। पर इन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी, उल्टे मुझ पर बिगड़ते हैं। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। तो संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया था दोस्तों। मुझे लगा जैसे मैंने अपने जीवन में अंगारे भर लिए हों, आंचल में अंगारे भर लिए हों। 15-20 दिन सविता को मैंने रोक लिया। वो साई की तरह संध्या के साथ बनी रहती, पर वो भी कितने दिन रह सकती थी।
उसका भी घर बार था, बच्चे थे, बूढ़े सास ससुर थे, उसे भी जाना ही था। अपनी मुसीबत हमें भुगतनी ही भुगतनी थी। अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। इनकी सारी दिनचर्या उसी धुरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल देखना, सब साथ साथ होने लगा था बहू के। दोपहर में कैरम या लूडो खेला जाता, उसे ब्रिज का गेम सिखाया जाता, उसके लिए लाइब्रेरी लगाई जाती, उसके लिए नई नई कैसेट्स और सीडी घर में आने लगी। फिर एक दिन इन्होंने घोषणा कर दी कि संध्या ड्राइविंग सीखेगी और मैं उसे सिखाऊंगा। मैंने कहा, देखिए, जो कुछ दिल बहलाओ करना है घर में बैठकर कर लीजिए। बाहर चार लोग देखेंगे तो चार तरीके की बात करेंगे। लोगों को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने तुरंत झड़क कर कह दिया, ये बातें करना नहीं जानते, लड़की नाहक बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा। वे एकदम भड़क उठे, क्या दकियानूसी सासों की तरह बात करती हो? जिंदगी भर क्या उसे घर में कैद करके रखोगे? जिंदगी भर ना सही, पर कायदे से 6 महीने तो घर पर ही रहे। फिर अपनी ही बात काटकर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिलवा देते? वो अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लेगी। कल को अगर नौकरी करनी पड़ी तो हाथ में एक डिग्री हो जाएगी। नौकरी क्यों करेगी? क्या तुम्हारे घर में उसके खाने के लिए नहीं? ओफो, नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कह दी है। मैं तो ये कह रही थी कि कॉलेज जाएगी, थोड़ा खुली हवा में सांस लेगी, हम उम्र लोगों के बीच रहेगी तो अच्छा लगेगा। हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो नहीं हो सकते। बल्कि मनीष की मृत्यु ने तो मुझे 10 साल और आगे लाकर पटक दिया। लिहाजा यही तय हुआ, संध्या कॉलेज जाने लगी। उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया था। शाम को 5 से 6 एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करा ली थी। दोनों जगह उसे लेने और छोड़ने का जिम्मा मेरे पति ने ले लिया। मैं कहती, उसे एक स्कूटी ले दीजिए, इस उम्र में बेकार का आप इतना काम ना कीजिए। वे कहते, मुझे और काम है भी क्या, उतना ही समय कट जाता है। में थोड़ी ड्राइविंग भी सिखा दूंगा उसे। 2 व्हीलर तो मैं उसे आज ही ले दूं, पर कॉलेज इतनी दूर है, उसके घर लौटने तक हमारी जान सांसत में बनी रहेगी। आजकल के लड़के भी कम शरारती नहीं होते। मैं जाता हूं तो थोड़ा रौब बना रहता है, ज्यादा बदतमीजी नहीं करते। इन्होंने तो अपना वक्त बांध लिया था, पर मेरा समय काटे नहीं कटता। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गृहस्थी से मन उचट गया था, फिर भी उसे ढूंढना तो था ही। भूख प्यास सब गायब हो गई थी। फिर भी दोनों वक्त रसोई में सिर देना पड़ता। जिस दिन भी थोड़ी कोर कसर रह जाती, वे फौरन कहते कि हमें क्या, हम तो बूढ़े हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे, पर इस लड़की का कुछ ख्याल रखो, वो तो अपने मुंह से कुछ कहने वाली नहीं। 3-4 महीने बाद सविता फिर एक बार घर आई। लाख ससुराल में थी, पर उसका मन तो यहीं अटका हुआ था। जानती थी कि भाई की मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए। आते ही बोली, मम्मा तुम्हें ये क्या हो गया, बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तो तुम आधी होकर रह गई हो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, अब इस जन्म में मैं तो मुटाने वाली नहीं। तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर का रोग दे गया। 2 दिन में ही उसने सारी दिनचर्या समझ ली और बोली, ये क्या बात है मम्मा, दिन भर तुम लगी रहती हो किचन में, इसमें कोई नई बात क्या है? तुम्हारी शादी के बाद से तो मैं अकेले ही सब कर रही थी, पर अब तो घर में संध्या है ना, उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए, पर उसके पास समय कहाँ है? मैंने कहा, क्यों, सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम को खाना तो वो बना ही सकती है। सच कहूँ सभी, अब उससे कुछ कहने में संकोच होता है। लगता है वो इस घर में मेहमान है। कहने की जरूरत ही क्या है, उसे खुद सोचना चाहिए। शायद अब उसको भी इन चीजों में रस नहीं रहा। पहले जब आती थी तो मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी। सुबह शाम नई नई चीजें बनाकर खिलाती थी, पर उसका भी मन हट गया है अब इन चीजों से। ठीक भी है, ये उसकी गृहस्थी तो है नहीं, वो तो बस समय काट रही है। और सच तो ये है कि हम सब अपना समय काट रहे हैं। और ये पापा क्या कर रहे हैं, एकदम उसके ड्राइवर बन गए हैं। शाम का हो तो चलो, पर सुबह अपने से वो जा सकती है ना हो तो एक स्कूटी लेकर दे दो। ये बात तुम उन्हीं से कह दो ना। और सचमुच इस बार वो डरी नहीं, सवाल कर ही डाला। बोली, पापा हमें तो याद नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा भी है या लेने भी आए हो। अब तो जैसे आपने ड्यूटी ही कर ली है।
उन्होंने एक बार घूरकर मेरी ओर देखा और फिर कहा, बेटा, जब तुम पढ़ती थी तब ना मेरे पास समय था और ना गाड़ी थी। अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं तुम्हारी माँ की तरह चौबीसों घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भगवान से नफरत हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठानों पर भी मेरा विश्वास उठ गया है, इसलिए मैं अपनी शांति कहीं और देखता हूँ। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी जिंदगी है। तुम उसी में खुश रहो। यहाँ पर ज्यादा दखल अंदाजी देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी दुनिया है और ये लड़की बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ और उसका तो एक बहाना है। सच तो ये है कि मैं अपना अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ। आखिरी बात कहते कहते इनका स्वर कातर हो गया। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गई। अपने दुख के आगे ये भूल गए थे कि मरने वाला इनका भी तो कोई था। वो इनकी भी आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी था, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रोग आकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये तो पुरुष है और पुरुष होने की कुछ विवशता को ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में ही दबाए बैठे हैं। उस आंसुओं से भरी हुई बेला में मैंने इनके सारे अपराध क्षमा कर दिए। नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती ननद की इकलौती बेटी की शादी। अपना सारा शोक समेटकर हमें भात की तैयारी में जुट जाना पड़ा। जब पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे युगों बाद घर की चारदीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो किसी न किसी बहाने रोज बाहर आ ही जाते हैं, परंतु बेटी की मृत्यु के बाद से मैं एकदम घर में कैद होकर रह गई थी। मंदिर तक जाने का मन नहीं करता था। शादी से 8 दिन पहले कृष्णा भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी, आप लोगों को पूरे 4 दिन तक वहीं आकर रहना है। 17 को लेडीज संगीत की डेट है, आओगी तो 20 को बेटी की विदा के बाद ही लौटना। शादी में तो खैर आना ही है कृष्णा, पर संगीत वंगीत में मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? क्या करूं? कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल सवा साल से हम लोगों ने कोई शादी पार्टी अटेंड ही नहीं की। अब ये घर की शादी है, इसलिए शादी में आ जाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम नहीं जाती तो भैया भी नहीं जा पाते। ऐसा कब तक चलेगा? जीना है तो जिंदगी की कुछ शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। इसलिए आग्रह कर रही हूँ कि तुम आओगी और सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहूँ कृष्णा, इस लड़की को घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता तो उसे भी लेती आओ ना। ऐसे भी तो सब जगह आती जाती रहती है। सुरेश और नरेश बता रहे थे कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है बैठे हुए। जरूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है और शाम को कंप्यूटर क्लास। लाने ले जाने की ड्यूटी इनकी है। अब क्या करें, इतनी बड़ी जिंदगी उसके सामने है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे। हाँ खैर, वो तो ठीक है, कृष्णा ने जैसे उकताकर कहा, पर तुम्हें संगीत में जरूर आना है। नहीं तो मैं भात नहीं लूंगी, कह देती हूँ। और बहू को भी ले आना, उसका भी मन बहल जाएगा। तुम जरा अपने से कह देती, मैंने दबी जबान में कहा, पर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिफ्ट देना उसके पक्ष में नहीं था। बोली, तुम लोगों से कह दिया ना, क्या उससे अलग कहने की जरूरत है? कभी कभी 2 शब्द भी लोगों के लिए कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका। उसके बाद दूसरी समस्या सामने ये आई कि मम्मी जी मैं क्या पहनूं। ये बात नहीं थी कि उसके पास कपड़ों की कमी थी, वो तो बाहर रोज ही जा रही थी। अपनी मनपसंद की पोशाक, मनपसंद के रंग पहन रही थी। मैंने कभी रोका टोकी नहीं की, मेरा तो उस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पर यह प्रसंग अलग था, इस बात को संध्या भी समझती थी। वहां उसे एकदम बैरागिन बनकर तो नहीं लिया जा सकता, फिर भी कुछ सतर्कता बरतना जरूरी था। वहां तमाम जाति बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। जरा सी चूक हुई, पीछे मिल जाएगा। अपनी सारी अलमारी खंगालकर मैंने उसके लिए मोतिया रंग की एक साड़ी निकाली। मोती मूंगे वाला एक सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने से ही खिल उठा, इसलिए मैंने उससे भी हल्के रंग की चंदेरी सिल्क निकाल ली। इन्होंने देखा तो बेहद नाराज हुए। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ मंगल गीत गाने जा रही हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज
मैंने कहा, प्लीज आप हमारे बीच में ना पड़िए, 4 लोगों के बीच जरा सोच समझ कर ही जाना होता है। फिर भी ये कुछ नहीं बोले, पूरे समय मुंह फुलाए बैठे रहे। हम लोग जब पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नेहा की सहेलियां किसी फिल्मी गाने पे डांस कर रही थी। हम लोगों के पहुंचते ही कुछ क्षण तो नृत्य जैसे रुक ही गया। सबकी आंखें संध्या की ओर उठ खड़ी हुई। इन आंखों में कौतूहल था, करुणा थी, ईर्ष्या थी और उपहास भी था। कृष्णा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और वरिष्ठों की पंक्ति में लाकर बिठा दिया। संध्या असमंजस से वहीं कुछ देर खड़ी रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। वहाँ इतनी सारी लड़कियां थी, पर किसी ने ये नहीं कहा, भाभी मेरे पास आकर बैठो। कृष्णा की दोनों बहुओं ने उससे बात भी नहीं की और नेहा ने तो मानो दूसरी दुनिया में ही वो विचर रही हो। उसकी सगाई के दिन संध्या ने ही उसे तैयार किया था, पर आज उसे हेलो करने तक की फुर्सत नहीं थी उसके पास। मुझे और एक प्रसंग याद आया। मनीष की शादी के 2 महीने बाद ही नरेश की शादी हुई थी। उस समय संध्या नई नवेली दुल्हन थी, पर सबके अनुरोध पर वो इतना अच्छा नाची थी कि मेरा कलेजा गजभर का हो गया था। और आज जैसे वो इस बिरादरी से बहिष्कृत हो गई है, क्योंकि विधवा है इसलिए। करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे बुलाया। ये गाना बजाना तो शायद 12 बजे तक होता रहेगा। सुरेश नरेश में से कोई तुम लोग को छोड़ देगा। मैं जाना चाहता हूँ। आपका खाना पुरुषों की पंगत हो चुकी है, अब तुम लोग आराम से खाती पीती रहना। तभी देखा संध्या मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, मम्मी जी मैं पापा जी के साथ चली जाऊं। एक क्षण मन में दुविधा सी हुई, पर मैंने देखा उसकी आंखें एकदम डबडबाई सी थी। लगता था अब बरसी की तब बरसी। जाओ, मैंने कहा और वे दोनों चले गए। वापस आकर बैठी तो कृष्णा की ननद ने पूछा, बहुरानी चली गई? मैंने कहा हाँ, और अनायास मेरा आक्रोश फूट पड़ा। बैठकर करती भी क्या? ना उसे मेहंदी रचानी थी, ना महावर लगाना था, ना गाना बजाना था, ना ठुमके लगाने थे। जिसके लिए आई थी वो अपने में ही मगन है। उसने अपनी भाभी की ओर झांका तक नहीं। सुरेश नरेश की बहुएं सब ऐसे छिटक रही थी जैसे छू जाएगी तो कोई अनर्थ हो जाएगा। इतनी लड़कियां हैं यहाँ पर किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। बेचारी बड़ी बूढ़ियों के बीच बैठी रही। वो तो आने के लिए कतई तैयार नहीं थी, मैं ही जबरदस्ती लिवा लाई थी और अब पछता रही हूँ। नाहक उसके घाव हरे हो गए। और यह सब कहते कहते पता नहीं कब मैं सुबकने लगी। घाव संध्या के ही नहीं, मेरे भी हरे हो गए थे। मनीष की मृत्यु के बाद ये नया पहलू अपने भयावह रूप में मेरे सामने आया था और मैं दहल गई थी। उधर कृष्णा की जिठानी भुनभुना रही थी, शादी वाले घर में रो रो कर अपशगुन कर रही हैं। इन्हें किसने बुला लिया? मैंने बुलाया है, कृष्णा ने कड़क कर कहा। भाभी है मेरी, नहीं आ रही थी, फिर भी मैं जिद करके लाई हूँ। क्या पता था? प्लीज कृष्णा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसके बाद महफिल तो एकदम उखड़ सी गई थी। फिर भी खाते खिलाते 12 बज गए। उन लोगों ने शादी के लिए एक वैन ले रखी थी, उसी ने सबको घर छोड़ा। बेल बजाते हुए सोच रही थी कि ये छूटते ही पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे आ गई, पर मैं कुछ बताऊंगी नहीं, मुझे भी डांट पड़ेगी और वहां तमाशा करने की क्या जरूरत थी? डांटेंगे, कहेंगे। पर इन्होंने कुछ नहीं पूछा। दरवाजा खोलकर चुपचाप बिस्तर पर चले गए। रोज 12 बजे तक चलने वाला टीवी आज बंद था। कपड़े बदलते हुए देखा, इनके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरी पुरानी साड़ी को फाड़कर बहुत ही अजीब ढंग से बांधा गया था। ये हाथ में क्या हुआ? कट गया कैसे? थोड़ी देर चुपचाप रहे, फिर बोले, दरवाजे में आ गया था। दरवाजे में कैसे? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, करवट बदलकर लेट गए। ठीक तो है, जब हमें कोई तकलीफ होती है तो किसी की पूछताछ भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लगाया था? डेटॉल लगाया था। इनके स्वर में बेजारी थी। बाथरूम जाते हुए मैंने देखा कि खून की छींटें एक लाइन से पड़ी हुई थी। वॉश बेसिन पे भी छींटे थे, शायद पानी की धार के नीचे हाथ रखा गया होगा। फिर कुछ पूछने का मन नहीं हुआ, पर इनकी नाराजगी के डर से चुप रही। बाल्टी में साबुन घोलकर मैंने पूरा फर्श पोंछ दिया। पोछा लगाते हुए अचानक याद आया, संध्या सो गई क्या? इन्होंने कहा, पता नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं। वहां से तो वो वैसी ही चली आई थी। पता नहीं, तुम ही पूछ लो। मुझे आश्चर्य हुआ। और दिन तो मुझसे ज्यादा इन्हें उसकी फिक्र रहती थी। सुख सुविधा का ध्यान मुझसे ज्यादा इन्हें होता था। कई बार तो इस बात पर हम लोगों में झड़प भी हो जाती थी।
पर आज ऐसा क्या हुआ? मैंने दोबारा इनसे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, खुद ही उसके कमरे में चली गई। दरवाजा बंद था, संध्या सो गई थी। मैंने आवाज लगाई पर शब्द जैसे मेरे मुंह में ही जम गए थे। संध्या के दरवाजे पर भी खून की बूंदें थी जो हमारे कमरे तक चली आई थी। मेरा माथा ठनका, पर मैं कुछ नहीं बोली। चुपचाप एक बाल्टी उठा लाई और पोंछना शुरू कर दिया। उसी समय फोन की घंटी बजी। ये कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा करते रहे, फिर उठा लिया, आवाज दी, तुम्हारे लिए कृष्णा का फोन आया है, कह दो सुबह बात कर लूंगी। जानती थी इतनी रात गए उसी का फोन होगा। शाम को जो कुछ हुआ उसकी सफाई देने के लिए फोन किया होगा। उस समय वो बात कितनी बड़ी लग रही थी, पर अब यह जो कुछ हुआ है उसके मुकाबले में वो कितनी छोटी और अर्थहीन लग रही है। इतनी रात को फोन किया है तो कोई जरूरी बात होगी, बात कर लो ना। कहते हुए ये कॉर्डलेस लेकर बाहर आ गए, पर मैं वहीं ठिठक गई। बाल्टी पर दोनों हाथ रखकर मैंने उन्हें अपलक देखा। एक क्षण को हमारी आंखें मिली और वे कमरे में चुपचाप लौट गए। अपना काम खत्म करके मैं गेट पर बाहर के दरवाजे पर ताला डाल सारी बत्तियां बुझाकर पलंग पर आकर बैठ गई। सोने का मन नहीं कर रहा था, बस पलंग की पाटी पर सिर टिकाए बैठी थी। बड़ी देर बाद वहां अंधेरा हो गया। शब्द मेरे कानों से टकराए पर अर्थ कहीं खो गए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं तो केवल उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था। वो बहुत अपसेट लग रही थी, इसलिए दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसने पता नहीं क्या सोचा, एकदम गलत अर्थ निकाल लिया। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे और ना कुछ पूछा। अभी बाहर तुमने जिस तरह मेरी ओर देखा उसके बाद क्या कुछ कहना शेष रह जाता है? क्या तुम्हारी आंखों की भाषा मैं नहीं पढ़ सकता? शायद इन्हें भी किसी किस्म का दिलासा चाहिए था, पर मेरा मन ही नहीं हुआ। चुपचाप पीठ फेर कर लेट गई। भीतर एक अंधड़ सा उठ रहा था, प्रश्नों के बवंडर उठ रहे थे। सांत्वना देने और उसके दरवाजे तक जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा आपने क्या कर दिया कि उसे आपके मुंह पर दरवाजा बंद करना पड़ा? ऐसी आक्रामक तो वो है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि उसने गलत सोच लिया। इस बचकाने विधान को मैं कैसे मान लूं? कोई भी औरत इस मामले में गलती नहीं कर सकती। छोटी बच्ची भी स्पर्श की भाषा बखूबी समझती है, फिर चाहे वो स्पर्श नौकर का हो, दोस्त का हो, सहकर्मी का हो। औरत इसे परखने में कभी गलती नहीं करती। ईश्वर ने स्त्री को अद्भुत सहज ज्ञान प्रदान किया है। भीड़ की धक्का पेल में भी वो हर स्पर्श को अलग से परिभाषित कर सकती है, और ये कह रहे हैं कि उसने गलत सोच लिया। ईश्वर करे ऐसा ही हो। उस रात मैं मना रही थी कि ये रात ठहर जाए, इस रात की सुबह कभी ना हो, मुझे संध्या का सामना न करना पड़े। पर अपना चाहा सब कुछ कहाँ होता है। घड़ी कांटों के साथ रात धीरे धीरे सरकती रही। रोज की तरह सुबह की किरणों ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन किरणों के साथ दूध वाला, कचरे वाला, काम वाली और न जाने कौन कौन आया। मजबूरन मुझे उठना ही पड़ा। संध्या का कमरा अभी भी बंद था। मैंने राहत की सांस ली और किचन की ओर बढ़ गई। चाय बनाकर इन्हें दी। इनका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। यह अपराध बोध था या दर्द था? वैसे हाथ भी काफी सूज गया था। रात भर जरूर परेशान रहे होंगे, और कोई वक्त होता तो हाय तौबा मचाते, ना खुद सोते और ना मुझे सोने देते। इस बार तो मुझे पता ही नहीं चला। 8 बजे कृष्णा का फोन आया। वो मुझसे बात करने के लिए बहुत उतावली थी, पर मैंने मौका नहीं दिया। कृष्णा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, मैं बस अभी करने ही वाली थी। तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम कितने बजे है? तुम्हारा कार्यक्रम है भाभी, तुम जब आ जाओ तो 9:30-10 बजे ठीक रहेगा ना? ऐसा करो, सुरेश नरेश किसी को भेज दो। तुम्हारे भैया के हाथ में चोट लगी है, वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और तुम तो जानती हो रिक्शे के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ता है। फिर इनसे कहा आप तैयार हो जाइए, 9:30 बजे हम लोग चलेंगे। मेरा जाना क्या जरूरी है? इनका स्वर थका हुआ था। ऐसी बात करते हो, हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लौटते समय डॉक्टर के यहाँ से भी होते आएंगे। संध्या का कमरा अब भी बंद था। फिर मैंने ही सारा सामान जमाना शुरू किया। पिछली 2 शादियों के मुकाबले मैंने इस बार दिल खोलकर खर्च किया था। मन में एक ही बात थी कि अब किसके लिए जोड़ना। संध्या के लिए तो बहुत
कुछ सरकार और समाज ने दे दिया है, जिंदगी उसकी आराम से कट जाएगी। वैसे भी इसका एमए पूरा होते ही हम लोग इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग कन्यादान करेंगे, भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, सविता के लिए एक बहन तो हो जाएगी। सविता की याद आते ही मन उदास हो गया। आज मैं कृष्णा के लिए इतना कर रही हूँ, कल को सविता के बच्चों की शादी होगी तो कौन खड़ा होगा। उसकी सास की बाईपास ना हुई होती तो सविता आज यहाँ होती, तब वो भी मेरी तरह उदास हो जाती। ठीक 9 बजे नरेश गाड़ी लेकर आया। संध्या का कमरा दोस्तों अभी बंद था। जब तक ये तैयार हुए मैंने और नरेश ने मिलकर पूरा सामान गाड़ी में रख दिया। जाने से पहले इसे जगा दूं तो ठीक रहेगा, कहकर मैंने संध्या के दरवाजे पर दस्तक दी। 2-4 आवाजें दी पर जवाब नहीं आया। क्या बात है, इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोती। पहली बार मुझे चिंता हुई। नरेश, कल रात वहां से लौटकर आई थी तो कमरे में गई, तब से बाहर ही नहीं निकली। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? नरेश का चेहरा फक पड़ गया। बड़ी ही घबराहट के स्वर में बोला, मामी जी कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई, प्लीज हमारा नाम मत लीजिएगा। मम्मी बता रही थी कि कल कुछ लफड़ा हो गया था। आप तो जानती है ना, शादी ब्याह में ये सब चलता ही रहता है। वो बोलता ही जा रहा था। मेरा दिमाग ऐसी वैसी बात पर अटक गया था। ऐसी वैसी बात का क्या मतलब है? पर उसके कुछ कहने से पहले ही मतलब मेरे मन मस्तिष्क में कौन गया। आशंका से मैं कांप उठी। नरेश, किसी तरह दरवाजा खुलवाओ बेटा। वो कैसे खुलवाता? उसके कंधों ने धक्का दिया, घुटनों ने जोर लगाया, पर दरवाजा टच से मस नहीं हुआ। फिर उसने कहा, स्क्रू ड्राइवर हो तो दीजिए, मैं बोल्ट खोलने की कोशिश करता हूँ। तुम दरवाजा तोड़ दो। मेरा धैर्य अब टूट चुका था। अनिष्ट की आशंका से मैं सहम गई थी, पर दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं था। मैं, नरेश, मेरी काम वाली, ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे, पर कुछ काम नहीं आ रहा था। मुगरी, हथौड़ी, बेलचा, जाने क्या क्या उपयोग हो रहा था। शोर सुनकर पड़ोस के शुक्ला जी भी आ गए। उनकी भी मदद ली गई। बड़ी देर बाद थोड़ी सी जगह खुली, जिसने हमने धड़कते दिल से सबसे पहले पंखे का मुआयना किया। वो बंद था। फिर मैंने राहत की सांस ली। क्योंकि कमरे का सन्नाटा बड़ा अशुभ लग रहा था, इसलिए मुझे घबराहट भी बहुत हो रही थी। बड़ी देर बाद दरवाजा भरभराकर गिरा तो हम लोग तेजी से भीतर दाखिल हुए। पलंग पर वो निस्तेज लेटी हुई थी। कृष्णा के यहाँ से लौटकर उसने कपड़े भी नहीं बदले। नींद की गोलियों की शीशी सिरहाने पड़ी थी जो खाली थी। इसके बाद का घटनाक्रम एक दुख स्वप्न की तरह था। हम अस्पताल दर अस्पताल भटके, पर हर जगह भर्ती करने के लिए इनकार कर दिया गया। आखिर मजबूरन हमें सरकारी अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। फिर पुलिस आई। संध्या के पास पहरा बैठा दिया गया। सबके बयान हुए। अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, उसके सहपाठियों से, भाई बहनों से, सभी को फोन किया गया। बेचारा नरेश इस हंगामे के बीच मामा जी की पट्टी करवा लाया था। पता चला 3 उंगलियों में हेयर लाइन क्रैक है और छोटी उंगली तो एकदम कचूमर बन गई है। अच्छा हुआ कि इस समय सबका ध्यान संध्या की ओर था। इनके एक्सीडेंट के बारे में किसी में उत्सुकता नहीं थी, नहीं तो किसको किसको क्या जवाब देती फिरती। नरेश के जाने के बाद एक बात याद आई। घर पर जब मैं दरवाजे के साथ जोर आजमाइश कर रही थी तो ये आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर चुपचाप लेटे हुए थे। जब हम लोग संध्या को उठाकर बाहर लाए थे तब भी इन्होंने सिर उठाकर या आंख खोलकर नहीं देखा था। इस बात को अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, शायद 28 घंटे भी। तब से मैं अस्पताल में बैठी हूँ, पर इतनी देर तक मैं ईश्वर से लगातार संध्या के जीवन की भीख मांग रही हूँ। और अब जबकि वो होश में आ गई है, मैं मना रही हूँ कि भले मुझे कटघरे में जाना पड़े, पर वो सच ना बोले। मुझे जेल की सलाखों के पीछे रहना मंजूर है, पर इस उम्र में ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी आवाज आई, आंटी जी, आंटी जी। मैं अपने विचारों में इस कदर खोई थी कि इस आवाज को पहचानने में थोड़ा समय लगा। सिर उठाकर देखा तो संध्या की बड़ी बहन खड़ी थी। आप यहाँ पर बैठी हैं? आपके लिए पूरा अस्पताल छान मारा। उसका स्वर एकदम शांत था। मैंने गौर किया कि चेहरा भी तनाव रहित था। फिर भी मैंने डरते डरते पूछा, संध्या कैसी है? अब खतरे के बाहर है, पर कमजोरी तो रहेगी ना। चलिए, आपको बहुत याद कर रही है। मैंने उठकर जाना चाहा, पर पाँव जैसे जम गए थे। उसी ने सहारा देकर उठाया। चलते समय
उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आप लोग उस दिन किसी शादी में गए थे? चलते हुए उसने पूछा। हाँ, क्यों? मेरा गला सूखने लगा। वो बता रही थी कि मनीष की मृत्यु के बाद पहली बार किसी ऐसे फंक्शन में गई थी, इसलिए उस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाई। संध्या ही क्या, साल भर से हम लोग भी किसी शादी में नहीं गए। घर का मामला था ना, इसलिए जाना पड़ा। वही तो, आप दोनों की बड़ी तारीफ कर रही थी, कह रही थी आप लोगों ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो विधवा है, इसलिए वो भी इस सच को भूल सा गई थी। पर शादी में इस सच का सामना करना पड़ा तो उसे धक्का लगा, वो सह नहीं पाई। यह तो कहिए कि समय से इलाज हो गया, वरना जाने क्या हो जाता। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज लरज रही थी, पैर जवाब दे रहे थे। 2 दिन की भूख प्यास अनिद्रा सब कुछ मुझ पर हावी हो गई थी। 2 कदम चलना मेरे लिए दूभर हो गया था। लड़खड़ाकर वही बेंच पर धप से बैठ गई। मुंह से बस इतना ही निकला, थैंक यू संध्या। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।